अरे सुन गणपत, तेरी बेटी बिमला शहर में मौज करेगी मौज। बस तू इसकी शादी मेरे राज से कर दे। पर दोस्त, छोरी शहर में तुम्हारे मुताबिक ढल ना पाई तो क्या होगा? अरे उसकी चिंता ना कर, तू मैं सब संभाल लूंगा। रमेश जैसे ही अपने दोस्त गणपत को यह विश्वास दिलाता है, वह झट से रमेश की बात मान लेता है और राज और बिमला की शादी हो जाती है। फिर उसकी शहरी जेठानी अंजू और मंजू उसके साथ आया सामान देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे अपनी सास सविता से कहती हैं, अरे मम्मी जी, अपनी नई बहू का दहेज तो देखो। दहेज के नाम पर पूरी मंडी उठा लाई है, मंडी। गन्ना, गुड़, घी, आम, सरसों का तेल और अचार, अच्छे खासे घर को किराने की दुकान बना दिया है हमारी गंवार देवरानी जी ने। ऐसा अनोखा दहेज देखकर सविता भी चौंक जाती है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि नई बहू कार, स्कूटर, फ्रिज या एसी जैसी चीजें छोड़ घर में ये खाने पीने का सामान उठा लाएगी। यह सब देखकर सविता चिढ़ जाती है और कहती है, गांव के गवार और दे भी क्या सकते हैं। और क्या भैंस देते भाग्यवान। अरे गांव की सेहतमंद संस्कारी बहू मिल गई, ये क्या कम है? देख लेना, तुम्हारे रोज पैर दबाएगी। रहने दो, मुझे ना दबाने पैर वैर। तो और क्या गला दबाना है। यह कहकर रमेश हंसने लगता है। उधर राज गांव की अल्हड़ और सुंदर लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश होता है। बिमला भी राज को बहुत पसंद करती है। तुम तो बड़े ही अच्छे हो जी। अरे आप तुम नहीं बिमला, सिर्फ आप या तुम बोलो भाई, दोनों शब्द साथ साथ नहीं। तो फिर मैं आपको तुम ही कहा करूंगी, तुम कहने पर प्यार बढ़ता है ना जी। ठीक है, तुम ही कह लिया करो। एक दिन अंजू और मंजू अपने मॉडर्न कपड़े पहन खूब सजती संवरती हैं और आंखों पर काले चश्मे पहनकर कैट वॉक करते हुए सविता के पास आती हैं। सविता उनका लेटेस्ट फैशन देखकर फूली नहीं समाती और कहती है, वाह कैटरीना ऐश्वर्या जैसी मेरी मॉडर्न बहू, आज तो खूब जम रही हो, कहीं पार्टी में जा रही हो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हमारे पिताजी ने हमें महंगी कार दी है, बस उसी में घूमने जा रही हैं। आप भी चलो ना मम्मी जी। अरे ना ना, तुम जाओ। सविता के यह कहने पर अंजू और मंजू चली जाती हैं और तभी बिमला सविता के लिए चाय लेकर आ जाती है और कहती है, लो सासू माँ, चाय पी लो, कुछ खाने को भी लाऊं क्या? अरे गांव की अनपढ़ गवार, तुझे तो बहू कहते हुए भी शर्म आती है। रख चाय और जाकर अपना काम कर। बड़ी आई। सविता बिमला से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उसे हमेशा गांव की अनपढ़ गवार लड़की समझकर उसका अपमान करती रहती थी। उसकी नजर में तो अंजू मंजू ही असली बहुएं थीं। एक बार सविता के मायके में शादी थी और पूरा परिवार बहुत खुश था, मगर सविता बिमला को लेकर परेशान हुए जा रही थी। अगर इस अनपढ़ गवार बहू को शादी में लेकर गई तो मेरी इज्जत की तो समझो वाट ही लग जाएगी। अरे मम्मी जी, आपकी इज्जत का कुछ नहीं होगा, उल्टे आपकी गवार बहू की इज्जत का ड्रामा बन जाएगा, देखना। और हो सकता है इस गवार का रंग ढंग देखकर यह देवर जी के मन से उतर जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह बेरंग चिट्ठी की तरह अपने गांव भाग जाएगी। अब तो आप समझ ही गई होंगी मम्मी जी कि आगे क्या करना है। यह सुनकर सविता मन ही मन बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, वाह यह तो बढ़िया आइडिया है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। फिर तो मैं अपनी मर्जी की बहू रानी लाऊंगी अपने राज के लिए, और वो मेरे पति परमेश्वर इस मामले में टांग अड़ाना ही भूल जाएंगे। यही सोचकर सविता बिमला को जानबूझकर शादी में ले जाती है। अमीर लोगों के शादी फंक्शन में गांव के गरीब किसान की लड़की कुछ रम नहीं पाती। जापानी गुड्डे गुड़ियों के बीच देसी मिट्टी की गुड़िया की तरह हैरान खड़ी होती है कि तभी शराब के नशे में चूर राज अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और कहता है, ओह बिमला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, स्टेज पर चलकर डांस करते हैं। नहीं राज, मुझसे यह सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि मुझे इस तरह नाचना पसंद नहीं है। बिमला यह कह ही रही होती है कि तभी अंजू और मंजू वहां आ जाती हैं। गांव की अनपढ़ लड़की से यह हो भी कैसे सकता है देवर जी? शहर की मॉडर्न लड़की ब्याह कर लाते तो बात और थी। इसे गाय भैंस का गोबर उठाने के सिवा कुछ नहीं आता। तभी राज का ममेरा भाई मनोज बिमला के कपड़ों पर तंज कसते हुए कहता है, अरे इसके कपड़े तो देखो, ये तो कपड़ों से भी गंवार है। ऐसे फालतू कपड़े पहन कर आई है अमीरों की शादी में। ऐसे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी भी ना पहने। उन सब की बातें सुनकर बिमला को बहुत दुख होता है और वह लगभग रोते हुए राज से कहती है, अब बहुत हुआ राज, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती, इसलिए मुझे घर छोड़ाओ। चुप कर, गांव की अनपढ़ गंवार लड़की। आज से तेरे जैसी जाहिल से मेरा कोई रिश्ता नहीं। जब भाग जा अपने गांव। राज और बिमला के बीच यह नफरत देख अंजू, मंजू और सविता फूली नहीं समाती। लो मम्मी जी, हो गया बेड़ा पार, अब तो खुश। अरे मेरी खुशी की तो मत पूछो, आज तो मेरा दिवाली के पटाखे बनकर फूटने को मन करता है। हाँ, अब तो यह अनपढ़ गंवार लड़की अपना मुंह छिपाकर आज ही अपने गांव भाग जाएगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना मम्मी जी? अरे बिल्कुल ठीक कहा मेरी मॉडर्न बहू। उस दिन के बाद राज भी बिमला से बात करना छोड़ देता है। अंजू, मंजू और सविता भी उसे और अधिक परेशान करना शुरू कर देती हैं। यह देख रमेश को बहुत दुख होता है। एक दिन वह सविता को समझाते हुए कहता है, देखो भाग्यवान, बिमला बहू का दुख अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम सब उसे इतना दुख क्यों दे रहे हो? ऐसी अनपढ़ गांव की गंवार लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती है जी। आपने तो मेरे राज के गले में ऊँटनी बांध दी। ऐसी अनपढ़ लड़की गांव में ही अच्छी लगती है। मैं तो कहती हूँ इससे इसके गांव भेज दो। अंजू यह कह ही रही होती है कि तभी वहाँ गणपत आ जाता है और ऊंची आवाज में कहता है, कौन कहता है कि मेरी बेटी अनपढ़ है? बिमला तो बहुत पढ़ी लिखी है, तुम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी। क्यों बेटी? यस बापू, आई एम नॉट इलिटरेट, आई एम हाईली एजुकेटेड। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं और तभी गणपत एक लिफाफा निकालकर सबको दिखाते हुए कहता है, ये देखो, मेरी बिमला ने IAS में टॉप किया है और अब वो कलेक्टर बनने वाली है। सच बापू? हाँ मेरी लाडो, आओ अब घर चलते हैं। इस घर में तुम्हारे जैसी गंवार लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। यह कहकर गणपत बिमला को लेकर जाने लगता है, मगर तभी सविता कहती है, आप मेरी बहू को ऐसे नहीं ले जा सकते। ऐसी लायक बहू को मैं हरगिज ना जाने दूंगी। बेटी बिमला, मुझे माफ कर दो। यह कहकर सविता बिमला से माफी मांग लेती है और बिमला उसे माफ कर देती है। उसके बाद बिमला की जेठानी और राज भी उससे माफी मांगते हैं और यह देखकर गणपत और रमेश दोनों बहुत खुश होते हैं और इस तरह गांव की लड़की को सभी ने अपना लिया। सोनिया विहार में शालिनी जी की शानदार कोठी थी। वे एक फेमस समाज सेविका थीं। आए दिन मीटिंग अटेंड करती थीं। उनके 2 बेटे थे। दोनों ही अच्छी पोस्ट पर थे और अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। अभी हाल ही में उन्होंने अपने बड़े बेटे कौशल की शादी की। खूब दान दहेज मिला और कुछ दिनों के बाद बहू नीलू ने खाना बनाया तो शालिनी जी किचन में आकर कहने लगी, बहू यह क्या, इतनी सारी सब्जी और इतना सारा सामान तुमने किचन में क्यों फैला कर रखा है? मम्मी जी, इतने सारे लोग हैं तो मुझे जितनी भी डिश बनाना आती है मैं बनाकर खिलाऊंगी तो सब मेरी तारीफ करेंगे और सबको पता चल जाएगा कि मैं एक बहुत अच्छी कुक भी हूँ। तो इसमें तुम्हारी तो तारीफ होगी लेकिन मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। इतना सामान तुम बर्बाद करोगी, तुम्हें पता नहीं है ये इतनी बड़ी कोठी मैंने ऐसे ही नहीं बनाई है। एक एक पैसा जोड़ा है, कोई जरूरत नहीं इतना सब काम करने की। चुपचाप थोड़ी सी सब्जी और गिनकर सबके लिए 2-2 रोटियां बना लो। हाँ। नीलू बड़े आश्चर्य से बोली, 2-2 रोटी? इतने में क्या होगा मम्मी जी? पता नहीं है, शाम की बची हुई भी रोटियां फ्रिज में रखी हुई हैं। सब लोग वो रोटियां भी खा लेंगे, बस पूरा हो जाएगा। लेकिन मम्मी, बासी रोटी खाने से तो सारे लोग बीमार हो जाएंगे ना। चुप रहो तुम, कोई भी बीमार नहीं होगा।
हमारे यहाँ इतना फालतू बर्बाद करने के लिए नहीं है। अपने घर में तुम जो भी करती रही हो ना, वह वही करना, लेकिन यहाँ यह सब नहीं चलेगा। हाँ, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। जी मम्मी जी, ठीक है। शालिनी रोज नीलू से ऐसे ही कम खाना बनवाती। वह बहुत कंजूस थी, लेकिन अपने आप सबसे पहले और खूब खाती थी। जैसे ही खाना बनता वैसे ही शालिनी कहती, बहू, मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे तो अपनी दवा खानी है, और वैसे भी मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। बाद में नीलू के खाने का नंबर आता तो वह देखती कि कभी सब्जी खत्म हो गई है या कभी रोटी ही नहीं रह गई, तो वह मन ही मन में कहती, हे भगवान, अब मैं कैसे खाऊंगी? सब्जी तो रह ही नहीं गई है। वैसे भी सब्जी में इतना कम तेल पड़ा हुआ है, न मसाला ढंग से पड़ा हुआ है, ये गले के पार नहीं उतरेगी। उसमें भी यह सब्जी खत्म हो गई, रोटी भी नहीं है, एक रोटी बची है, मैं ऐसे कैसे खा पाऊंगी? वो शालिनी के पास जाकर कहने लगी, मम्मी जी, मैं भूखी रह जाती हूँ, थोड़ा ज्यादा खाना बनवाया कीजिए। अरे बाप रे बाप, कितना खाती है तू? तू तो बहुत पेटू है। नीलू को शर्म आ गई। अब वह शर्म के मारे कहती ही नहीं थी। धीरे धीरे वह कमजोर होने लगी। एक दिन उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसे होश आया तो उसने अपनी माँ मालती को फोन किया। उसकी माँ वहां आई और उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया, देखिए, इन्हें बहुत कमजोरी है, इनके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है, खून चढ़ाना पड़ेगा। विटामिन प्रोटीन की कमी की वजह से ये हाल हुआ है इनका। आप इन्हें पहले तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, अच्छी देखभाल करें, अच्छा और पौष्टिक खाना खिलाएं। यह सुनकर शालिनी बोली, कुछ नहीं, ये आजकल की कमजोर पीढ़ी की बातें हैं। मुझे देखो, मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ, वही खाती हूँ जो यह खाती है, लेकिन मैं तो ठीक हूँ। यह सब ड्रामा और मक्कारी है और कुछ नहीं है। यह सुनकर नीलू की मम्मी मालती बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने नीलू से सारी बातें पूछ ली। वह शालिनी से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपनी बेटी नीलू को अपने साथ अपने घर ले गई और वहां हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। थोड़े ही दिनों में नीलू की तबीयत ठीक हो गई। अब की बार मालती ने चलते समय खूब ढेर सारा खाने पीने का सामान अपनी बेटी के साथ भेज दिया। यह देखकर शालिनी खुश हो गई। वह बोली, बहू, और खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है अब। पहले इतना ढेर सारा सामान खत्म कर लो, फिर कुछ बनेगा। यह सुनकर तो नीलू ने अपना माथा ठोक लिया और बोली, क्या फायदा रहा, इतना सारा फालतू सामान लेकर आई, इन्होंने खाना बनवाना भी बंद कर दिया। अब शालिनी के दूसरे बेटे विकास की भी शादी हो गई। छोटे बेटे विकास की पत्नी शनाया बहुत तेज तर्रार थी। उसको खाना बनाने के लिए कहा गया। वह जैसे ही किचन में पहुंची, शालिनी पहुंच गई और शनाया से कहा, बहू, सबके लिए गिन गिन कर रोटी बनाना, फालतू ना हो। और हाँ, सब्जी एक ही बनाना, उसमें भी तेल बहुत कम डालना, मसाले भी ज्यादा बर्बाद मत करना। यह सुनकर शनाया बोली, बट वाई, क्यों? क्या हमारे यहाँ कुछ है नहीं? हमें इतनी किफायत करने की क्या जरूरत है? तो शालिनी गुस्से में बोली, खबरदार, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे मुंह लगने की कोशिश की तो मैं मजा चखा दूंगी। हाँ, मैं विकास से कहूंगी। नीलू बोली, कोई फायदा नहीं है। कौशल, विकास और पापा तीनों ही लोग मम्मी की बात को मानते हैं। इस घर में इनकी ही चलती है, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये हमें घर से निकाल देंगी। यह सुनकर शनाया चुप हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब उनके यहाँ इतना सब कुछ है तो फिर वह ऐसा क्यों कर रही हैं। उसने मन ही मन में अपनी सास को मजा चखाने की सोची। दूसरे दिन जब शालिनी ने कहा, बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? देखो, पराठे बनाना तो उसमें घी कम लगाना। तो शनाया बोली, मम्मी जी, मैं कहती हूँ कि पराठा बनाने की क्या जरूरत है, बिना घी की रोटी ही बना लूं। हम लोग नमक से भी तो खा सकते हैं।
नाश्ता ही तो है, एक रोटी से काम चल जाएगा। यह सुनकर शालिनी बहुत खुश हो गई। नाश्ता करके मैं मीटिंग में जा रही हूँ। घर में सारा काम कर लेना, घर का ध्यान रखना। शालिनी के जाते ही शनाया ने खूब घी में तर करके पराठे सब्जी बनाई, हलवा बनाया। उसने नीलू को बुलाकर कहा, आओ दीदी, खूब छक कर खा लो। शालिनी लौटकर घर आई। उसको आज मीटिंग में भी केवल चाय ही मिली थी। उसका तो भूख से बुरा हाल था। बहू, खाना क्या बना रही हो? खाने में क्या बनाऊं मम्मी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आजकल इतनी महंगाई है, सब्जी बनाऊंगी तो उसमें तेल पड़ेगा। टूटे हुए चावल सस्ते आते हैं, वही मैंने मंगा लिए हैं। उनमें दाल के 2-3 दाने डालकर शनाया ने उबाल दिए और शालिनी से कहा, लो खाओ मम्मी जी। पापा, भाई साहब और विकास तो बाहर से ही खा कर आते हैं। हम और दीदी रह गए हैं, तो हम लोगों का तो आज व्रत है। शालिनी कुछ नहीं बोली। रात में उसकी भूख के मारे हालत खराब थी। दूसरे दिन भी वही हाल रहा। शनाया बोली, मम्मी जी, आज नाश्ता गोल कर देते हैं। ज्यादा फिजूल खर्ची से हमारा तो नुकसान ही होता रहेगा। कम चीनी पत्ती दूध की चाय से काम चला लेते हैं। शालिनी ने चाय पी और बड़ा बुरा सा मुंह बनाया। बोली, यह तो गर्म पानी सा लग रहा है। हाँ मम्मी जी, ये हमारी सेहत के लिए भी ठीक है। आजकल की हमारी पीढ़ी इन्हीं चीजों से ही तो कमजोर हो गई है। शालिनी को आज थकावट महसूस हो रही थी। वह बोली, ठीक है, आज एक विधवा आश्रम में विजिट करना है, मैं वहां जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो निकल गई। शालिनी के जाते ही नीलू और शनाया ने अच्छा सा खाना बनाया। शनाया बोली, आज तो भाई मटर पनीर का प्रोग्राम हो जाए। उन लोगों ने जमकर खाया और रात के खाने के लिए अपने रूम में ले जाकर रख दिया। शालिनी लौट कर आई। आज भी वह भूखी थी। उसने कहा, खाना ले आओ। शनाया 2 रोटी और साथ में उबले हुए थोड़े से आलू का भरता लाकर बोली, लीजिए मम्मी जी, तुम लोग भी खा लो। यह सुनकर शनाया और नीलू दोनों एक एक रोटी और थोड़ा सा भरता लेकर बैठ गईं और बोली, बस मम्मी, हम लोग इतना ही खाते हैं। इससे ज्यादा खाना बर्बाद करना हमें अच्छा नहीं लगता। थोड़े ही दिनों में शालिनी की तो हालत खराब हो गई। अब वह चलती थी तो उसे चक्कर आते थे। अब उससे नहीं रहा गया। वह बोली, बहू, अच्छा सा खाना बनाओ, अच्छी सी सब्जी बनाओ। अब बस बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा कंजूसी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब भूखी नहीं रह सकती। हाँ। अब शालिनी के सिर से कंजूसी का भूत उतर गया, क्योंकि वह तो हमेशा दूसरों पर कंजूसी दिखाती थी।